इसमें देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो एक कार है, उस कार में चार व्हील्स होते हैं भाई, देखिए कार में चार व्हील्स होते हैं, तो इन्होंने एक व्हील का डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। पहले तो एक व्हील बना लीजिए, तो डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो रिवॉल्यूशंस पूछ रहे हैं कि कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होंगे। तो आप ना एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी सर्कल की बात करता हूँ, जरा ध्यान देना सभी बच्चे, एक चीज पर ध्यान देना, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास, वैसे तो ये पेपर है, लेकिन अगर आप लोग इसको ऐसे सामने से देखोगे ना, ऐसे सामने से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि कोई एक स्ट्रेट लाइन हो। हालांकि मैं उतना स्ट्रेट दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लगेगा जैसे देखने से कोई स्ट्रेट लाइन हो। अगर इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया, इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये सामने से अब आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताइए। यस सर। सर्कल दिखाई दे यस रहा सर। है। अब अगर मान लीजिए इस सर्कल को मैं इस तरह से खोल दूं, इस सर्कल को मैंने इस तरह से खोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी सरकमफ्रेंस हो गई। बात समझिएगा, बात समझिएगा कि मेरे पास मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल की जो बाहर वाली जो लेंथ है ना, ये आप देख लीजिए, सर्कल की जो बाहर वाली ये लेंथ हो गई पूरी की पूरी, इसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और अगर मैंने इस सर्कल को खोल दिया तो ये बाहर वाली लेंथ पूरी खुल गई, यस ये सर। लेंथ पूरी खुल गई। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस सर्कल को यहां से काट दूं, सर्कल नहीं है ये टायर है, अगर मैंने इसको टायर को बीच में से काट के ऐसे खोल दिया, तो वो पूरी लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा कि इस सर्कल ने पूरे एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, और वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। ठीक है, दोबारा बताऊं ये चीज, यस सर एक बार दोबारा और। सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सर्कल है, ये इस तरीके से है, व्हील है, कोई व्हील है, गोल घूम रहा है, मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे ये व्हील ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे 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 गोल 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 घूमेगा और ये चलता जाएगा। अब मैंने कहा कि ये जो सर्कल है हमारे पास, अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस की बात करूं तो ये मतलब इसका बाहर का पूरा एरिया, बाहर का पूरा जो लेंथ है, ये वाली पूरी लेंथ, ये इसकी क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। और अगर मैं इसको खोल दूं ऐसे करके, तो इसका मतलब इसकी सरकमफ्रेंस जो है, यानी कि जो लेंथ है, वो ऐसे पूरी खुल गई। आप खुद देख लीजिए कि कोई भी टायर है वो ऐसे गोल है, अगर मान लीजिए टायर को मैंने काट के ऐसे फैला दिया, तो वो टायर की पूरी लेंथ दिखाई दे जाएगी ना ऐसे। अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल को मैंने काट दिया, इस सर्कल को मैंने काट के ऐसे खोल दिया, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगी। यस सर। बताओ बेटा, क्लियर है सभी को ये चीज। यस हाँ जी सर। तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पता है किसके बराबर होगा, वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और इससे मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जब टायर एक बार घूमता है ना, तो वो अपनी एक सरकमफ्रेंस के बराबर चलता है। जब टायर एक बार घूमता है, यानी कि वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, मैं यही यस सर। करने की कोशिश करूंगा। आप बताओ नमन, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू circumference of the wheel। एक रिवॉल्यूशन व्हील के सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। तो
अब मैं बोलूंगा 1 रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r 2 पाई और r कितना है 40 80 पाई सेंटीमीटर। मतलब एक रिवॉल्यूशन में व्हील ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, एक बार जब व्हील घूमा तो इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया कार ने। अच्छा अब जरा मैं क्वेश्चन देखता हूँ एक बार दोबारा। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना गिवन है 10 मिनट्स। डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम जानते हैं स्पीड क्या होता है s इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई जब डिस्टेंस आ गया स्पीड इनटू टाइम तो पहले डिस्टेंस निकालो, पहले ये देखो उसने डिस्टेंस कितना कवर करा। रिवॉल्यूशन की बात फिर बाद में करेंगे यूजिंग दिस रिलेशन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। तो 1 रिवॉल्यूशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 REV। REV मतलब रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। नव्या यहाँ तक समझ गए? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 66 लेकिन दे रखा है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 10 मिनट्स दे रखा है तो इसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर दो। मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है डिवाइड बाय 60। yes sir, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 66 और टाइम है 10/60। एक जीरो से एक जीरो कट गया 6 11 जा बेटा डिस्टेंस हो गया 11 किलोमीटर। समझ गए? yes sir, और यहाँ जो रिवॉल्यूशन दे रखा है ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो क्या करें हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्या हो गया मीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 11 इंटू 1000 तो था ही 100 और आ गया तो 11 के आगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर। 10 मिनट में टायर ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो हम ये कहेंगे 80 पाई सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस covered in 1 रिवॉल्यूशन। देखिए ये ना मैं यूनिटरी मेथड बता रहा हूँ कि मुझे जो चीज निकालनी होती है मैं उसको राइट हैंड साइड में रख लेता हूँ। मुझे क्या निकालना है, मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है। तो 85 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो जो मुझे कैलकुलेट करना है रिवॉल्यूशन, तो इसीलिए मैंने रिवॉल्यूशन को राइट हैंड साइड पर लिख लिया, नहीं तो पहले रिवॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ था कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। तो 85 सेंटीमीटर में डिस्टेंस कवर्ड कितना इन 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड। Yeah. ये समझ में आ रहा है? आ गया सर। कितना रिवॉल्यूशन 85 सेंटीमीटर का मतलब क्या है एक रिवॉल्यूशन। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 80 पाई 1 के नीचे आ जाएगा 1/80 पाई रिवॉल्यूशन। ठीक है, और फिर 11 के आगे 5 0 सेंटीमीटर, 11 के आगे 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन। क्या करते हैं जो 1 सेंटीमीटर वाला आया ना, जो 1 वाला डेटा आता है उसमें इस वाली चीज को जो चीज पूछी जाती है उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर वाला आ गया था ना 1/80 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/80 पाई मल्टीप्लाई बाई 11 के आगे 1 2 3 4 5 0 से 0 काट दो
1/8 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 11 के आगे 4 जीरो 1 2 3 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है वो बाद में देखूंगा मैं 11 2 जा 22 11 1 जा 11 1 2 3 4 2 5 जा 10 और 5 के आगे 3 जीरो 1 2 3 तो ये क्या आ गया 5000 और मैं जानता हूँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आ जाता है न्यूमरेटर में 5000 था ही और 7 और आ गया न्यूमरेटर में भाई न्यूमरेटर में 5000 था और 7 और आ गया डिनोमिनेटर में केवल 8 बचा ठीक है 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 6 48 50 माइनस 48 कितना हो गया 2 2 के आगे 0 20 8 2 जा 16 20 माइनस 16 4 4 के आगे 0 40 8 5 जा 40 625 मल्टीप्लाई बाई 7 625 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा 7 5 जा 4375 ठीक है 4375 रिवॉल्यूशंस आंसर देखो पीछे यही है बताइए बेटा आंसर यही है पीछे यस सर। yes sir 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यस सर। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया यस सर। यस सर। yes sir भव्या यस सर yes क्लियर sir है प्रांजल रुचिर यस सर सभी को क्लियर है कृष्णांशी बताइए बेटा क्लियर है सर क्लियर है ठीक है जी अब इसके बाद मेन टॉपिक्स पे आते हैं कि हमें मालूम है हम बचपन से पढ़ते आए हैं ये सर्कल हमारे लिए कोई नया नहीं है सर्कल का हमको एरिया भी निकालना आता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी निकालना आता है लेकिन सर्कल से रिलेटेड कुछ अलग अलग टाइप के एरियाज होते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स तो वो जो एरियाज हैं अलग अलग टाइप के वो क्या चीज है उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए अगर सर्कल में से कोई टुकड़ा काट कर निकाल दिया जाए तो उसको सेक्टर बोलते हैं आप लोगों ने सभी ने लॉकडाउन से पहले हो सकता है कुछ बच्चे तो लॉकडाउन में भी आप लोगों ने पिज्जा खाया होगा पिज्जा होता है ना तो पिज्जा सर्कुलर शेप का होता है और अगर पिज्जा की स्लाइस आप निकाल कर देखें तो वो जो शेप होती है ना स्लाइस की दैट शेप इज नोन एज सेक्टर जरा देखिएगा मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ तो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी सर मतलब जो रेक्टेंगुलर टाइप शेप होती है वो ना रेक्टेंगल नहीं होता वो मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ बस 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट देखिए हम बात करते हैं सेक्टर की सेक्टर ऑफ अ सर्कल अब देखिएगा ये सर्कल है अब इस सर्कल में से ये सर्कल का सेंटर है अगर आपको सेंट्रल एंगल कुछ दे रखा हो फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं तो सेंट्रल एंगल को थीटा बोल रहा हूँ मेरे को सेंट्रल एंगल दे रखा है थीटा ये है थीटा इसका मतलब क्या है आपने क्या करा और ये सर्कल का ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये कोई पिज्जा समझ लीजिए आप तो उसका रेडियस दे रखा है ये आर ये रेडियस आर अगर मान लीजिए आपने कैंची ली और कैंची से इसको ऐसे इधर से और इधर से काट दिया और ये टुकड़ा बाहर निकाल दिया तो ये टुकड़ा बाहर आकर कैसा दिखाई देगा आपको ऐसा ही तो दिखाई देगा बताइए यस सर। yes sir ठीक है
और ये जो सर्कल है ये खाली हो जाएगा। बताइए, ये ऐसे हो गया। यस तो सर। आपने क्या करा, आपने यहाँ से इस टुकड़े को काट के बाहर निकाल दिया। ये जैसे कि ये पिज्जा स्लाइस होती है, आपने काट के बाहर निकाल दिया उसको। तो अब क्या है, अब अगर ये दो फिगर्स देखी जाएं तो ये इस फिगर में और इस फिगर में बड़ी फिगर कौन सी है, ये बताइए। सर ऊपर वाला। सर सर ऊपर वाली। जो ऊपर वाली फिगर बड़ी है। तो आप जानते हैं कि बड़ी चीज को बोलते हैं मेजर और छोटी चीज को बोलते हैं माइनर। बड़ी चीज को बोलते हैं मेजर और छोटी चीज को बोलते हैं माइनर। तो ये जो बना है ना, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ठीक है, और ये जो दूसरा टुकड़ा है, ये छोटा वाला टुकड़ा, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब क्या होता है भाई, अब जब ये सेक्टर्स आ गए हमारे पास, तो अब हमें इन्हें सेक्टर्स का क्या निकालना होगा, एरिया और पेरीमीटर। सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हैं, देखो। ये जैसे माइनर सेक्टर है, मान लो मैंने ये टुकड़ा निकाला और मैं सिर्फ इस टुकड़े की बात कर रहा हूँ, उस टुकड़े को बाद में कर लेंगे, उसको छोड़ो, पहले मैं इस टुकड़े की बात करता हूँ। तो ये हो गया रेडियस आर, ये हो गया रेडियस आर। किसका रेडियस, ये उस सर्कल का रेडियस है जिसमें से इसको काट के बाहर निकाला है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा बहुत आसान है। हमें सर्कल का एरिया पता है ना, पाई आर स्क्वायर। आपको क्या करना होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, बस ये करना है। जो भी एंगल दे रखा है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा हो तो 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान लो ये आपको 40 डिग्री दे रखा है तो 40 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं। ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो टुकड़ा है ये यहाँ पर फिटेड होता, अगर ये टुकड़ा यहाँ पर फिटेड होता तो मैं ये कहता कि इसमें चिपका हुआ होता, तो मैं ये बोलता कि सर्कमफ्रेंस का मतलब है कि बाहर का जो पूरा सर्कुलर जो पाथ है उसकी लेंथ को ही तो मैं सर्कमफ्रेंस बोलता हूँ। बताइए, सर्कल के बाहर का जो पूरा पाथ है उसकी लेंथ को ही तो हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। पता है ना सब बच्चों को। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एक नया फंडा आएगा, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये है एल। एल इज फॉर लेंथ ऑफ आर्क। आर्क मतलब ये कर्व्ड लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल। अगर मेरे पास पूरे सर्कल का ये लेंथ निकालना होता तो पूरे सर्कल की लेंथ को मैं क्या बोलता हूँ, सर्कमफ्रेंस। अब इस टुकड़े की लेंथ निकालनी है, तो जब एरिया निकाला तो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब सर्कमफ्रेंस ये तो निकाल रहा हूँ एक तरह से, ये वाला है ना, तो थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर कर दो। बताओ, कुछ मुश्किल था? फॉर्मूले तो समझ में आ गए, फॉर्मूले रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। नो सर। नो सर। थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। अब बस एक छोटी सी चीज और बतानी है, फिर इसके सीधा क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें ये देख लो आप कि अगर मान लो मुझे ये दे रखा है थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, इससे क्या निकल गया, इससे ये जो टुकड़ा बना है ना, इस टुकड़े की आर्क वाला यानी कि कर्व वाला जो पोर्शन है उसकी लेंथ आ गई। अगर इस टुकड़े का पूरा पेरीमीटर पूछा जाए, अगर इस टुकड़े का पेरीमीटर पूछा जाए तो हम बोलेंगे पेरीमीटर, खुद बता दो कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ, L plus 2R। बिल्कुल सही, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको मैं बोलता हूँ एल, स्मॉल एल। ठीक है, इसको स्मॉल एल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस 2R, ये लेंथ ऑफ आर, और आर प्लस आर, तो पूरा बाहर का पेरीमीटर हो गया एल प्लस 2R।
एल की वैल्यू डाल दो, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर और प्लस 2r। बता दो जी, ये समझ में आ गए क्या नहीं तीनों फॉर्मूले? यस सर। तो आ गए। कार्तिक बताओ। यस सर। सही है। लक्ष्य है यस सर। तो पेरीमीटर नहीं समझ आया। कौन सा वाला बेटा? पेरीमीटर। अरे पेरीमीटर बहुत आसान है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि बाहर वाली जितनी भी लेंथ है सबको ऐड कर दो। बाहर वाली जितनी भी लेंथ है सबको ऐड कर दो। मान लो मेरे पास ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको मालूम है कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये 2 इंटू एल प्लस बी कैसे आया? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, सबको ऐड करो। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, सबको ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? 2l प्लस 2b। आपने 2 ले लिया कॉमन तो दैट, इस वजह से ये 2 इंटू एल प्लस बी हो गया रेक्टेंगल का एरिया। समझ गए ना? इसी तरह से ये सेक्टर है, सेक्टर में क्या है? ये वाली लेंथ l, ये वाली लेंथ r, ये वाली लेंथ r, l प्लस r l प्लस 2r। समझ गए होगे? ठीक है। यस सर। अच्छा अनुभव बताओ बेटा, क्लियर है फॉर्मूले? अनुभव मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। क्लियर है? हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ सर। चलिए ओके, अब इसके बाद हम क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए पेज नंबर 228 पर एग्जांपल नंबर 2। पेज नंबर 228 पर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। उसके मेजर सेक्टर का भी एरिया बताना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल बनाइए सबसे पहले। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये बीच का एंगल हो गया थीटा, ये रेडियस हो गया r। ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। और इन्होंने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू मुझे 3.14 लेनी है। तो पाई की जगह आ गया बेटा 3.14 एंड मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। करेक्ट। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 वन जा एंड 3 12 जा, 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 से 3.14 इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, फिर 3 4 जा 12, 14 माइनस 12 आ गया 20, 3 6 जा 18। तो 1.046 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 कैरी आ गया, 4 0 जा 0 और 1 1 एंड 4 1 जा 4, 4.184 4.184 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बताइए सभी को क्लियर? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यस सर। यस सर। यस सर। है ना? 4.184, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4.19 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इनका भी ठीक है, हमारा भी ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का अंतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे।
फिर उसके बाद में ये पूछ रहे हैं कि आपको कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी एरिया बताना है। सर हाँ जी, सर आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ली है। हाँ तो सर यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है या फिर हम अपनी तरफ से ले सकते हैं? नहीं, अपनी तरफ से नहीं लोगे, अपनी जब भी कभी वैल्यू स्पेशली मेंशन कर रखी हो तो वही वैल्यू लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ स्पेशली मेंशन कर रखा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, जहां मेरी फिंगर है दिखाई दे रहा है यस सर। ना। तो यहाँ मेंशन कर रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, इसलिए मैंने ली है, नहीं तो मैं 22/7 ही लूंगा। जो पाई की ओरिजिनल वैल्यू वो 22/7 होती है, समझ गए? यस सर। हर्षिका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, दिवांशी समझ गए? Yes, sir. ओके। इसके बाद में ये पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। और भाई मेजर सेक्टर के लिए दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, मैंने इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब वो मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहे हैं तो क्या है, पूरे सर्कल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is equal to area of circle minus area of minor sector। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग इस फंडे को। सर्कल में से माइनर सेक्टर का आप एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस ये करना है। क्या हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 30/360, थीटा की जगह 30 डाल दो, 1/12 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/12, पाई की वैल्यू डालो 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू डालो 4 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में क्या हो रहा है 12 माइनस 1/12, ये हो गया, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 1 11/12, ये हो गया। अब ना ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान देना। ये मेरे लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कौन सा वाला, सेकंड पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये वाला, देखो यस सर्कल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है बस, ठीक है। तो सर्कल का एरिया बेटा क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो, मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा थीटा अपॉन 360, 1 माइनस थीटा अपॉन 360, एंड माय थीटा इज व्हाट 30, तो 1 माइनस 30 अपॉन 360 जो कि 1/12 हो गया। बताइए इतना क्लियर है? यस सर। अब पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/12, 1 माइनस 1/12, फिर पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4, तो 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ले लिया तो 12 माइनस 1/12 मतलब 11/12। यहां तक अब बता दीजिए क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखना, अब इसमें मैं क्या करूंगा 1/12 यहां पर था और 3.14 था, मतलब 3.14 था, डिनोमिनेटर में 12 था और न्यूमरेटर में 4 का स्क्वायर था। 3.14 डिनोमिनेटर में 12 और न्यूमरेटर में 4 का स्क्वायर, देख लो आप 1/12 यानी कि डिनोमिनेटर में 12 न्यूमरेटर में 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके ही तो 4.184 आया था। यस यस सर। सर। अब ये जो है इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 11 ही तो आ रहा है एक्स्ट्रा,
तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। बस ये समझाना चाह रहा था, और कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको सीधा सीधा भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये लॉजिक समझाना चाह रहा था। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ इधर दोबारा से। देखो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाई 1/12, इसको एक ब्रैकेट में डाल के ना और 11 को अलग करता हूँ। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया बेटा ये देखो 3.14 into 1/12 into 16, 3.14 into 1/12 into 16 और 11 अलग हो गया। इस पूरे को ही तो सॉल्व करके 4.184 आया है। यस सर। हम समझ सर गए? समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। तो दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये क्या है 1/12, 1/12 भी तो था भाई, इसको मैंने काट दिया, काटने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। ओरिजिनली देखो 1/12 भी तो था ये, और ये क्या था 3.14 और ये क्या था 16। 1/12 into 16 into 3.14, तो इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके क्या आई थी 4.184। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मैंने वही चीज देखी 3.14 into 16 into 11/12। तो मैंने कहा सब कुछ चीजें सेम है, लेकिन ये 11 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं ना, निकाल दो बाहर। तो मैंने 11 को मल्टीप्लाई में था, मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई 4.184 और इंटू 11। बताइए समझे कि नहीं? यस सर। नव्या, यस सर। ठीक है। देखो क्या है कि ये ना मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि आपको दोबारा दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। मैं वो चीज बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आएगा। ये तो एक लॉजिक बता दिया मैंने कि हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें सिर्फ 11 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या हो गया 11 4 जा 44, 46.024। हाँ 11 8 जा 88 और 4 92, 9 कैरी 11 1 जा 11 और 9 22 कैरी 11 4 जा 44 और 2 यही आ रहा है यस सर। 36.024 सेंटीमीटर स्क्वायर। काव्या काम्या, लक्ष्य राजपूत, लक्ष्य शर्मा, दोनों बताइए क्लियर है? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है जी। नमन समझ गए? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब जरा देखो एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी शोन इन फिगर दिस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर इसके लिए उन्होंने शुरू से ही ले लिया था 360 माइनस थीटा, तो हम भी कर सकते हैं ना वैसे? वैसे कर सकते हैं, इन्होंने ना दो मेथड बताए हैं, एक मेथड ये और एक मेथड दूसरा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरह से रिजल्ट सेम आएगा। ओके। अब देखो क्या होगा, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 3 से पहले एक चीज बताता हूँ। जैसे हमने देखा ना सेक्टर, ऐसे ही एक चीज होती है सेगमेंट। शायद आप लोगों ने सुना होगा अगर पढ़ा है ये चैप्टर। तो एक चीज होती है सेक्टर और एक चीज होती है सेगमेंट। तो जरा देखिएगा सेगमेंट के केस में हम क्या करते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, एक ही सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में यहां पर सेंटर है, ये रेडियस है, ये छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया, ये छोटा सा टुकड़ा हो गया सेक्टर। अगर मान लीजिए जो ये सेक्टर में जो रेडियस के दो एंड पॉइंट्स है ना, यानी कि एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दोनों को अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, दोनों को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो नीचे बना ना ये वाला एरिया, ये दिस इज नोन एज सेगमेंट। दिस इज नोन एज सेगमेंट, ठीक है। और
इस सेगमेंट के अलावा जो बाकी बचा हुआ पोर्शन वो हो गया मेजर सेगमेंट। तो ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि ये कहलाएगा क्या, माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा है, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। और ये यहाँ से पूरा बड़ा बड़ा ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर में अंतर समझ में आ गया। अगर सेक्टर में से, ये सेक्टर है पूरा, ये पूरा सेक्टर है, आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा सेक्टर है। अगर इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो सिर्फ सेगमेंट बचेगा। समझ में आया कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर मेजर सेगमेंट में वो ट्रायंगल वाला पार्ट भी आएगा? सब कुछ, इस माइनर सेगमेंट को छोड़कर सब कुछ। तो ओके। मेजर सेगमेंट के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और पूरे सर्कल में से उसको माइनस कर देना है, तो मेरा मेजर सेगमेंट का एरिया अपने आप आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? सर एक बारी आप ये बता दो एरिया का। सेक्टर भी ले सकते हैं। एक मिनट, एक एक करके बोलो, बताओ, दोबारा बताओ क्या कर रहे हो। सर मैं कह रही थी हम एरिया ऑफ सेक्टर में से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आ जाएगा माइनर सेगमेंट। बिल्कुल, माइनर सेगमेंट को निकालने का तरीका ही ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये सेक्टर है, सेक्टर में से आप इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताइए जी, इतना फंडा समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। रुद्रांश क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है जी, बस एक मिनट दीजिए मुझे, जरा पानी पी रहा हूँ मैं, आगे करवाता हूँ सेगमेंट वाला क्वेश्चन। चलिए जी, अब देखते हैं जरा इसमें नेक्स्ट जो एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 3 में है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYD shown in figure 12.9 if radius of the circle is 21 cm and angle AOB is equal to 120 degree। तो फिगर इसमें दे रखी है, जैसा फिगर में पूछा गया है बिल्कुल उसी के हिसाब से करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 देखिए। एग्जांपल नंबर 3 में फिगर में ये सर्कल दिया है और ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। सर इसमें हम थीटा 120 लेंगे ना? हाँ दे रखा है 120। सॉरी, ए बी, और ये वाला जो पाथ है ना, ए से लेकर बी तक जो ये वाला पाथ है, इस पाथ पर कोई एक पॉइंट इन्होंने बोल दिया वाई, इस पर कोई एक पॉइंट बोल दिया वाई। अच्छा ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा,
ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, इस पाथ पर कोई एक पॉइंट बोल दिया y, तो ए वाई बी ये वाला, इन्होंने कहा कि आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, जो मैंने शेड करा है ये वाला एरिया आपको निकालना है। Find the area of the segment AYB if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is equal to 120 degree। ये जो बीच में एंगल दे रखा है ये है 120 डिग्री, ठीक है। तो गिवन radius R is equal to 21 centimeter and angle theta is equal to 120 डिग्री। ये एंगल थीटा दे रखा है 120 डिग्री। अब इसके बाद जब देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मुझे ना, मैं सेक्टर का एरिया तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ मुझे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी ट्राइंगल का एरिया निकालने में। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो पहले, बिना कुछ सोचे समझे। सेक्टर मतलब ये पूरा, ठीक है, उसमें ट्राइंगल भी आएगा, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। सेक्टर में से ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। बेटा थीटा है 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू यहाँ कुछ मेंशन, हाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है, यूज पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, तो पाई की जगह आ गया 22 अपॉन 7। रेडियस है 21 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 1 अपॉन 3 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 21 into 21, 7 3s are 21, 3 1s are 3, तो 22 multiplied by 21 ये करना है, 22 multiplied by 21, 1 2s are 2, 1 2s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2 4 6, 462। Area of sector is 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद वाला जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ उस पोर्शन को ध्यान से समझे हर एक बच्चा। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को बेटा मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इस ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और आप सब लोग ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ उसमें। और ट्राइंगल को बाहर निकाल के मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। ये ट्राइंगल मैंने एज इट इज यहाँ बना दिया, ताकि समझने में आसानी हो, तो मैंने ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बना दिया। बेटा अब इसमें देखिए, ये वाली जो लेंथ है ये है 21 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये वाली लेंथ, ये रेडियस ही तो है, ये 21 सेंटीमीटर। जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। मैंने इस पॉइंट को बोल दिया O, इसको A, इसको B। ये है O, ये है A, ये है B। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और ये स्टेप्स जरूर लिखेंगे आप, बोर्ड में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन AB। O से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा AB पर। ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के एंगल पर ये स्ट्रेट लाइन OAB। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बेटा C, इसको मैंने C बोल दिया, ठीक है। तो सिंस ट्राइंगल OAB is an isosceles triangle, therefore OC bisects AB। OC जो है वो AB को बाइसेक्ट करेगा। तो ये 21 है, ये 21 है। मैंने कहा कि ये जो AC है ये, और ये जो BC है, ये दोनों इक्वल हो गए। इसकी लेंथ को भी x मान लो और इसकी लेंथ को भी x मान लो। बाइसेक्ट्स का मतलब यही तो हो गया, दैट इज
AC is equal to BC is equal to X is equal to X और कॉमा करके लिखो यहाँ पर से कि मैंने मान लिया कि ये X के बराबर है। ये बता दीजिए सब बच्चे समझ गए कि नहीं? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है 50-50 में। यही प्रॉपर्टी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जब ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा जाता है तो जहां पर ड्रॉप करते हैं ऑल्टीट्यूड वो उस लाइन को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ये वाली लेंथ अगर x है तो ये भी x होगी। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। यस सर। हर्षिका क्लियर है? हर्षिका? Yes, sir. यश? श्रीजा? यस सर। Yes, sir. क्लियर है दोनों को? Yes, sir. यस सर। ओके अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं इसमें क्या करूंगा, ध्यान देना सभी बच्चे कि जैसे मैंने परपेंडिकुलर तो ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के साथ में जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये एंगल 120 डिग्री का है, तो बेटा ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल OCA, यहां मिटा रहा हूं मैं ये पूरी कहानी। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर आप ये एक बार फिर से बता दो। अभी बता रहा हूँ आपको। श्योर है? यस सर। बेटा सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आई बहुत देर से? सर आ रहा है, सर आ रहा है। ओके जरा देखो, मैंने क्या करा, मैंने ये जो सेक्टर है ना पूरा, इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया पहले तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि एरिया सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ से इस ट्राइंगल को निकालकर यहाँ अलग बना दिया। मैंने ये देखा कि ये वाली लेंथ रेडियस है यानी कि 21 है, ये वाली लेंथ भी रेडियस है ये भी 21 है। तो इस ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो सामने वाली साइड को ना बाइसेक्ट कर देता है। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये सामने वाली साइड को तो बाइसेक्ट करता ही करता है, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला एंगल 120 डिग्री दे रखा था तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। ये चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये आपको मेंशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बस डायग्राम बनाइए और आप सीधा बताइए, इतना लिख लीजिए कि ट्रायंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, OC बाइसेक्ट्स AB। सर तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड की। ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर को ही ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और जब हम इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ना तो वो इधर वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, समझ गए? तो फिर मीडियन कुछ और होता है? मीडियन, बिल्कुल सही, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, जो ट्रायंगल होता है ना, कोई भी ट्रायंगल, उसमें एक साइड से अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर नहीं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं और वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे तो उस लाइन को, इस वाली लाइन को मीडियन कहा जाता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड या मीडियन ये सब एक ही बात होती है, आइसोसेलेस में भी और इक्विलेटर में भी। जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, यही आपका मीडियन की तरह भी काम करेगा। समझ गए सभी बच्चे? सर तो फिर मीडियन का जो एंगल होता है वो भी Yes, sir. 90 डिग्री होता है? ना ना ना, वही तो समझा रहा हूँ। आप कोई भी ट्रायंगल लो, मैंने ले लिया ये ट्रायंगल, अब ये आइसोसेलेस तो है नहीं, मैंने कहा यहाँ से मीडियन ड्रॉप करो, ये 90 डिग्री नहीं होगा पर ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ये सर अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, अगर हम उसमें मीडियन डाले तो 90 के होंगे ना, 90 डिग्री के। बिल्कुल, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री का बनेगा, या उल्टा अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करोगे तो वही मीडियन होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर
या ऑल्टीट्यूड या मीडियन, ये तीनों एक ही बात होती है, तीनों एक ही चीज होते हैं आइसोसेलेस में और इक्विलेटर में। बताइए सबको क्लियर? Yes, sir. sir. Yes, ठीक है ना? sir. तो अगर Yes, किसी sir. बच्चे के मन में आ रहा हो Yes, sir. कि एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में सर कह रहे हैं ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये तो ऐसा तो मीडियम में हुआ करता था, ठीक है? तो याद रखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है? अब जरा देखिएगा, ये इसको भी बाइसेक्ट करता है, तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल OCA। अब आप ना एक काम करो, अब आप यहाँ पर साइन 60 और cos 60 दोनों निकाल लो। यहाँ लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल OCA, सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन 60 डिग्री। अच्छा, जब साइन निकालते हैं तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नमन समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अनमोल? Yes, sir. ओके, साइन 60 डिग्री, तो भाई साइन 60 डिग्री क्या होता है? जब मैं साइन की बात करूं, जो 60 डिग्री जो भी एंगल है ना, उसके सामने वाली साइड को ही मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो बेस। मैं तो साइन 60 की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC upon AO. AC अपॉन OA, AC अपॉन OA। और साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। और जी AC कितना है? X, ठीक है? और OA कितना है? 21। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 21√3। मैं x नहीं निकालूंगा, मैं तो 2x ही निकालूंगा, बताता हूँ क्यों। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन 1, फिर आ जाओ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री ये क्या होगा? इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं OCA की, आपका मन करे तो OC भी ले लो, पर एक ट्रायंगल ले लो तो उसी की बात करो, OCA। 60 डिग्री के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई, 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, जो साइड बची वो बेस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OC अपॉन OA। cos 60 डिग्री होता है 1/2। OC कितना है नहीं पता मुझे, OC अपॉन OA, OA कितना है? 21। OC into 2, OC into 2 is equal to 21, तो OC की वैल्यू हो गई 21/2, इक्वेशन नंबर 2। अब इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो ये तो हो गया पूरा A से लेकर B तक, A से लेकर B तक पूरा हो गया बेस, और O से C तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हो गया हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ध्यान रहे मैंने ट्रिग्नोमेट्री तो लगाई है इधर वाले आधे ट्रायंगल में, ठीक है? और मैंने निकाली लेंथ ये पूरी की पूरी 2x निकाल लिया मैंने, मतलब मैं पूरी लेंथ निकाल रहा हूँ। अगर मैं पूरा बेस लंबा लूंगा तो इसका मतलब पूरे का एरिया निकलेगा, अगर मैं सिर्फ इतना लूंगा x बेस तो फिर सिर्फ इतने का एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना? और बेस कितना है यहाँ पर? 2x, ये पूरी लेंथ हो गई 2x। इस पर ड्रॉप होने वाली हाइट कितनी है? OC। चलिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x की वैल्यू क्या आई थी? 21√3 मल्टीप्लाई बाई OC की वैल्यू क्या है? 21/2। बताइए जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर ये थोड़ा लॉल क्वेश्चन है, बट हम साइन और कॉस क्यों ले रहे हैं? साइन और कॉस क्यों ले रहे हैं? इससे ना हमें आसान पड़ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि साइन और कॉस की बजाय मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो उससे ना ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा।
क्योंकि मुझे एंगल दे रखा है, एक एंगल दे रखा है और सिर्फ एक साइड दे रखी है, ना तो ये वाली साइड है ना ये वाली साइड है। लेकिन साइन और कॉस लगाने से क्या होगा कि मेरे पास इस पूरी साइड की लेंथ भी आ गई। देखो पूरी साइड की लेंथ क्या है 2x यानी कि 21√3 आ गया और मेरे पास इसकी लेंथ भी आ गई OC, OC की लेंथ हो गई 21/2। ठीक है, तो इससे सर तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि हमें साइन और कॉस ही लेना है यहाँ पे? यहाँ पर जितना भी सेगमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसमें जब आप एरिया निकालोगे ट्राइंगल का तो आप साइन और कॉस से ही निकालेंगे यहाँ पर। क्योंकि उससे बेस एंड हाइट निकलती है। हाँ, उससे बेस निकल जाएगा और हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, वो हाइट निकल जाएगी और एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। ओके ठीक है ना। वैसे भी अगर कहीं पर एंगल दे रखा है तो इसका मतलब वो आपसे उसका साइन मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा जरूर, अगर एंगल दे रखा है ट्राइंगल में तो। अब देखिएगा जब ये मेरे पास हो गया बेटा 21 × 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर में 2 × 2 4 और मल्टीप्लाइड बाई √3 क्या होगा 1.732। बताइए इतना ही छोड़ दो, इसको कर लोगे? यस सर। मेरे पास ये ट्राइंगल का एरिया आ गया इतना, इसको कैलकुलेट करके सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर लो, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। बताइए बेटा बाकी सब बच्चों को भी क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं इसमें कुछ भी, आगे कंटिन्यू कराता हूँ मंडे को। ठीक है, Thank you, sir. चलिए जी, ओके सर जी। बोलो। सर कल क्लास नहीं होगी? नहीं, कल कोई